चैप्टर है द्विघात समीकरण, ठीक है। और ये जान लीजिए कि ये हमने जो चैप्टर बहुपद पढ़ रखा था, बहुपद में सबसे ज्यादा हमने द्विघात बहुपद पढ़ रखा था। तो द्विघात बहुपद में जितने फार्मूले यूज किए हैं आपने, यकीन मानिए सारे के सारे प्रॉपर्टी यहाँ फिर से यूज होने वाले हैं, एकदम क्लियर है। हाँ, द्विघात बहुपद में फार्मूला केवल लिखवा दिया था, यहाँ सारे के सारे फार्मूले सिद्ध होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। कितने लोगों को पता है द्विघात समीकरण क्या होता है? किसी को पता है? द्विघात तो एकदम क्लियर है कि चलो जल्दी से चलो, वेरिएबल x का मैक्सिमम घात कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। और समीकरण मतलब जिसमें इक्वल टू 0 लगा हो, ठीक है ना। जैसे देख, मैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी लिख देता हूं। क्या व्यापक रूप द्विघात समीकरण क्या क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। याद रखना, समीकरण होने के लिए शर्त है कि बराबर लगा हो और एक तरफ अचर कोई वैल्यू हो और दूसरी तरफ कोई वेरिएबल वैल्यू हो। अब देखो, बराबर लगने का मतलब कहीं नहीं होता है कि हमेशा समीकरण हो जाएगा। जैसे 8 बराबर है 8 के, ये समीकरण नहीं है, मैटर समझ में आया। बट यही x बराबर 8 लिख दिया जाए तो ये समीकरण है। एक तरफ क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है? अचर पद है, और एक क्या है? चर, वेरिएबल है। समझ में आया? क्लियर मैटर समझ में आया? यानी जब एक तरफ का वैल्यू बदल रहा हो और एक तरफ का वैल्यू न बदल रहा हो और उनके बीच में रिलेशन हो, और बीच में जो ये रिलेशन बराबर वाला हो, वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अगर यही रिलेशन बराबर के अलावा 4-5 प्रकार का रिलेशन होता है, देखो, एक है ग्रेटर, एक ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, लेस इक्वल टू, और एक होता है एग्जैक्टली बराबर। तो ये 4 को जब रिलेशन शो करता है तो इसको बोलते हैं असमीका। समीका, और ही बराबर वाला जब रिलेशन शो करता है तो इसको बोलते हैं समीकरण। आई होप कि अभी तक ये चीजें तो नहीं जानते थे और इसको तो कभी यूज भी नहीं किया होगा। ठीक है, हाँ, आ जाओ। अगर देखो इसी जगह पर मैं ये लगा दूं तो ये समीकरण नहीं रह गया, अब ये बन गया असमीका बन गया। या ये लगा दूं तभी भी असमीका है, या ये लगा दूं तभी भी असमीका है, ये भी लगा दूं तभी भी असमीका है। लेकिन जे भी मैं इन सबको हटाकर बराबर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। कितने लोगों को प्रॉपर तरीके से समीकरण का कंसेप्ट समझ में आया? समीकरण का केवल, ठीक है। अब उसके बाद द्विघात समीकरण का कंसेप्ट कितने लोगों को समझ में आया? द्विघात समीकरण मतलब जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्लियर एकदम? अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो और समीकरण भी हो तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन? और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन इसके साथ शर्त भी होता है, इसके साथ शर्त भी होता है। क्या ये जो चीजें हमने लिखी हैं आप लोगों को, समीकरण और असमीका वाला, आप लोग लिखना चाहोगे? अगर लिखना चाहोगे तो ठीक है, लिख लेना। अभी रुक जाओ, अभी रुको ना, हम नहीं कुछ कर रहे। लेकिन शर्त क्या है? द्विघात समीकरण है तो क्या इसे हमें द्विघात समीकरण हमेशा कंडीशन में बोल सकेंगे? नहीं बोल सकते हैं। तो पहले लिखता है a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ही a का मान अगर 0 होगा, देख लो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाई टोटल क्या हो गया? 0। तो अब क्या बचा? bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर a का मान 0 होता तो क्या ये द्विघात समीकरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ना। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 है, न कि 2 है। इसका मतलब क्लियर क्या हो गया कि जब भी
a का मान हम 0 रखेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। किस में बदल जाएगा? रैखिक समीकरण में। किस में बदल जाएगा? रैखिक समीकरण में। कितने लोगों को पकड़ गई बात? तो इसका मतलब है कि a का मान कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। क्लियर एकदम? पहला कंडीशन। और दूसरा जो a b एंड c है वो सभी के सभी रियल नंबर होना चाहिए, मतलब वास्तविक यानी ABC जो हम लिए हैं उसमें कौन सी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। कितने लोगों को बात एकदम क्लियरली पकड़ में आ गई? कंफ्यूजन रात्रि भर भी कितने जगह पे जो मैंने समझा रखा है अभी क्लियर समझ में आया? तो आप किसी भी द्विघात समीकरण को चेक कर पाएंगे कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। और एक बात क्लियर, जो घात होंगे घटते क्रम में होंगे। मैंने द्विघात बहुपद में बता रखा है, घात हमेशा घटते क्रम में होंगे। अच्छा है, चलिए देख लेते हैं कुछ आप लोग कितना दिमाग काम कर रहे हैं, द्विघात बहुपद को चेक कर पाते हैं कि नहीं चेक कर पाते हैं। पता नहीं इसमें सवाल कुछ टाइप का दिया है कि नहीं दिया है। हाँ दिया है, कुछ हल करके चेक करना है, कुछ इसी तरह चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको दे देता हूं और देखता हूं आप लोग चेक कर पाते हो कि नहीं, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहला सवाल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। चेक करिए क्या यह द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप एक सिंपल प्रोसेस से पहले चेक करिए, मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। पहले आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िए, हल कीजिए और लास्ट में हल करके इसको ले जाइए और उसके बाद आप इसको बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। उसके बाद मैं छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, आप देख के ही डिसाइड कर लोगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहले करके सही बता दीजिए, देख के काहे नहीं उतना मेहनत कराने, पहले मेहनत करो। क्या एक्स टर्म तुम्हारा है ये नहीं है, जोड़ जड़ के 6 एक्स ला दी कैसे? पहले देखो तोड़ो इसको, ठीक है, और जो जिनका होगा बनाए होंगे वो लोग मिला लेंगे, जो लोग नहीं बनाए हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो पहले ये क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर है ना। तो क्या होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। फार्मूला पर बिठा दिया कि नहीं, सेट कर दिया। अब प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर 2 दूनी 4 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है तो ये भी 4 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों को इस साइड लेके आओ तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x, 2x आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2, 4 5 माइनस है इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये आपस में जोड़ दीजिए माइनस 6x, इनको आपस में जोड़ दीजिए प्लस 8 इक्वल टू, जितने लोगों का इस टाइप का होगा तो सही है। हाँ, अब जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कैसे जानेंगे आप द्विघात समीकरण है कि नहीं है? कैसे? 2 पावर, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, पर हमने तो बीच में दोनों प्लस लिखा है, ये तो माइनस है। तो अब बताओ द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्यों कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब एक छिपा है, 1 माइनस 6 और 8 वास्तविक संख्याएं हैं कि नहीं है? प्लस माइनस दोनों जो संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है, तो इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट है, मैंने क्या समझाया था, x और x स्क्वायर x और जो अचर पद होता है वो क्या होते हैं, गुणांक होते हैं, बताया था ना। सॉरी, गुणांक केवल a और b होंगे, ये अचर पद होता है ना।
तो हाँ मैं कहता थे द्विघात बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक x का गुणांक इसको अचर पद बोले थे कि नहीं बोले थे? ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये जो दोनों गुणांक है और जो अचर पद है ABC वो सभी के सभी वास्तविक संख्या है कि नहीं है? दूसरी बात x का मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। एक बात बता देते हैं, अब शॉर्टकट ट्रिक पकड़ के चलिए। आप लोगों के चैप्टर में A B C के बारे में सोचना वचना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या ही आपको केवल पढ़ना है। एक दिन और बताया था मैंने, काल्पनिक संख्याओं का जिक्र इसमें नहीं दिया है, लेकिन द्विघात समीकरण में जब रूट वाला निकालेंगे थोड़ा मोड़ा तो आपको बताएंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। ठीक है, बस थोड़ा जानकारी के लिए, सवाल में आएगा नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात, तो जब हमको ABC पर सोचना है तो टेंशन नहीं, हमारा टेंशन किस पे है? x स्क्वायर पर। किस पे? केवल x का घात पर हमें सोचना है। x का घात 2 अगर हमको दिख गया इसका मतलब द्विघात समीकरण है। तो ये ट्रिक कैसे हम यूज कर सकते थे? यहाँ x का मैक्सिमम घात कितना? 1 ना, और यहाँ 1 है, a स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है x का करेंगे स्क्वायर। तो इसका अगर इधर भी x स्क्वायर रहता, इधर भी x स्क्वायर तो कट जाता, तब तो द्विघात समीकरण नहीं होता। बट इधर है नहीं, इधर है, इसका मतलब द्विघात समीकरण होगा। काम खत्म, ऊपर देख के बता दिया। कितने लोग समझे जो मैं समझाना चाह रहा था? नहीं, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं समझाया। अरे भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो अगर तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि a माइनस b का फार्मूला का होल स्क्वायर का फार्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, बस हो गया। हमको यही देख के पता चल गया कि x स्क्वायर आए मतलब द्विघात समीकरण है। बात खत्म, इधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें समझ में आई? पक्का? ठीक है, अब दूसरा आप लोग बना के दिखाइए। हाँ, इसको उतारना है इस वाले को, तो उतार लीजिए, नहीं तो मिटा रहे हैं। दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए तो जरा। ये दूसरा है, देखिए आप लोग कितना जल्दी जल्दी बना के मेरे को दिखा देते हैं, या खाली बता भी देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने दोनों ट्रिक समझाया तो आप बता दीजिए जिस हिसाब से बताना है। जो आज नहीं आए हैं वो कल पूछेंगे। सर का तो नहीं थे, रुक जा पहले ही डिसाइड मत कर ला, क्योंकि अगर मैं दूगो लगल बा ऊपर आ गल करे x स्क्वायर ठीक है। ठीक है, तो देखिए कॉन्फिडेंस होना ठीक है, पर बना के भी उसको चेक करिए। ठीक है ना, बना के चेक करिए। चलिए मैंने समझाया कि पहले इसको हल करिए। पहला को ले लीजिए, तो क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस 8। ये देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x बराबर इसको 8 को ले जाओ उस साइड तो क्या हो गया, या उसको इधर लेके आओ तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है? नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा देखिए x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हल करिए इसको, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। ये है x स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें से ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का मैक्सिमम घात 2 मतलब द्विघात समीकरण है। क्लियर एकदम। तीसरा x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। a प्लस b का होल क्यूब कितने लोगों को फार्मूला याद है? चलो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b
ठीक है, प्लस 3 इंटू ए यानी x इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब फार्मूला। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस 4। क्लियर। अब सजा लो इसको, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो खत्म हो गया, काइकेज हो गए उसको। ये क्या बचा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर है, देखो 2 दूनी 4 4 थे 12 एक्स प्लस 2 का गुणा 3 है 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस इधर ले आया प्लस इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 है ना। द्विघात समीकरण है, क्लियर एकदम। तो इसका मतलब कि हम कैसे डिसाइड करेंगे पता चल गया। ठीक है, चलो शांत हो जाओ। क्या पहले का तुम लोगों ने केवल तीसरा पूछा है? ठीक है, तीसरा देखो पहले का क्या दे रखा है भाई, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अरे क्या किया बचवा लोगी, सब भी नहीं बना तुम लोग। देखो पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या समझाया था, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 गुणा करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, काम ही खत्म हो गया, माइनस x माइनस 2 ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस x। तो ये हो गया 1 इक्वल टू 3x। तो कुल मिला के 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 किसी भी प्रकार से द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए शर्त क्या था कि ये इस रूप का दिखना चाहिए, यानी x पर मैक्सिमम घात कितना दिखना चाहिए 2। क्या x पर मैक्सिमम घात यहाँ 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए वो इस रूप का होना चाहिए और x पर मैक्सिमम घात कितना दिखना चाहिए 2 दिखना चाहिए। क्लियर एकदम। मैं कल पढ़ा दिया था, तुम लोग जो नहीं आए थे उन लोगों के लिए फिर से समझा रहे हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। देख लो 2x स्क्वायर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। x पर मैक्सिमम घात 2 है, द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? x प्लस 3 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है। यानी जहां x पर मैक्सिमम घात 2 दिख जाए वही क्या होता है द्विघात समीकरण है। तो वो बच्चे जो लोग कल नहीं आए थे उनको भी समझ आ गया। तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 4.1 इसी तरह से हल करना है। आपको हल करके लास्ट में देखना है कि इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर है इसके जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है, अगर इसके जैसा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर एकदम। चलिए एक हिंदी वाला देख लीजिए, कैसे हम सोचेंगे कि क्या करना है, क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब जरा सा ध्यान से सुनो। पहली बात कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या बोला है, कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में दिया हुआ है। पहले तो एकदम क्लियर इसने कर रखा है कि जो लंबाई और चौड़ाई लेना है वो किस में लेना है, मीटर में लेना है। उसके बाद बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब छोटा कौन हुआ, चौड़ाई। पहली बात तो ऐसे भी परिभाषा के अनुसार चौड़ाई लंबाई से छोटा होता है।
तो लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक बड़ा है? 2 गुना प्लस 1। यानी कुल कहने का मतलब अगर मान के चलें कि चौड़ाई 2 मीटर है तो लंबाई कितना होगा? 5। 2 दूनी 4 प्लस 1 5। अगर चौड़ाई 7 होता तो 7 दूनी 14, 14 1 15। चीजें समझ में आई? यानी इस हिसाब से ये बता रहा है, बट हमें पता तो है नहीं, तो इन दोनों लंबाई और चौड़ाई में से हम मानेंगे किसको? चौड़ाई को, क्योंकि चौड़ाई अगर मान लेंगे तो लंबाई भी ऑटोमेटिक उसी के सापेक्ष निकल जाएगा। तो चलिए एक स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। माना कि कितने लोगों को बात समझ में आई कि मानना क्या है और कैसे पता चला? जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है उसी को हम मान लेते हैं। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है बच्चा लोग? x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। क्लियर एकदम? तो आयत का क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लिख देंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मल्टीप्लाई हुई चौड़ाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल तो दिया है ये 528 मीटर स्क्वायर, छोड़ देंगे मीटर स्क्वायर अभी, या तो ले भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। सही है, ठीक नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, लेके ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर गुणे x। ठीक है, मीटर मत बोलो, ठीक है। तो ये हो गया 5 2 8 बराबर, मल्टीप्लाई करो इसका 2x प्लस 1। ठीक है, ओ सॉरी 2x स्क्वायर प्लस यस, इसको उस साइड लेके जाओ। तो ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 2 8। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 2 8 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? बस यही बताना है, इसको हल करना वरना नहीं है। इसका जाके x का दुगो मान निकालो, बस यहाँ तक लाके छोड़ना है और लास्ट में यही बताना है कि द्विघात समीकरण है। क्लियर एकदम? चारों बस यही करना है, ऐसे हल करके लेके आओगे, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करोगे और वहां देखोगे कि ये द्विघात समीकरण। ठीक है, समझ में आया? पक्का? ठीक, तो और भी सवालें हैं, आप घर से बना के आने का प्रयास करिएगा और हम चलते हैं आगे। इसको उतार लीजिए। ठीक है, दूसरे का दूसरा क्या बोल रहा है? कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, 2 शब्द यूज हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले समझना पड़ेगा पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव होगा, पूर्णांक क्या होता है बताया जा चुका है। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, क्रमागत मतलब एक क्रम से आना, जैसे 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये क्या कहलाते हैं? क्रमागत पूर्णांक। 4 5 5 6 ये सब क्रमागत पूर्णांक कहलाएंगे। कह रहा उनका गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक क्या है हमारा? माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 2x
2x नहीं x प्लस 1 ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस 1। सवाल क्या बोल रहा है? दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन, प्रश्न से, यानी जो प्रश्न बोल रहा है हम उसके अनुसार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों का गुणा कर रहे हैं। बोला है ना गुणनफल, तो जो बोला है गुणनफल हम कर दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। 306 को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का दिख रहा है। क्लियर एकदम? बस यही बताना था। द्विघात समीकरण है कि नहीं? बस थोड़ा सा तुम लोग ना एक एक लाइन अगर हिंदी को पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि उसका करना क्या है। ठीक है, तीसरा देख, नहीं इसको भी उतार लो पहले। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख पाते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है रोहन की माँ, पहली बात एक बताओ, रोहन और उसकी माँ, खड़ा हो जाओ। रोहन और उसकी माँ में से बड़ा कौन होगा? रोहन की उसकी माँ? रोहन की माँ बड़ा होगा। रोहन का माँ बड़ा होगा कि रोहन की माँ बड़ा होगी? अच्छा, होगी कि होगा? अच्छा, रोहन बड़ा है कि उसकी माँ? उसकी माँ। ठीक है, कितना साल बड़ा हो सकता है एक अनुमान? 25। वैसे इसने सही बोला, क्योंकि लड़के लड़कियों की शादी 20-22 के एज में होती है, तो मान के चलो साल 2 साल के बाद ही पैदा होगा, तो 25 साल के लमसम बड़ा हो सकता। ठीक है, लमसम एग्जैक्टली कोई नहीं है। छोटे कास्टों में अभी देख लो तो 17-18 पर शादी कर दे रहा है, 20 में लड़कियां पैदा हो रहा है, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन एक अनुमान सही बोला। चलो बैठो। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में, कोष्टक में लिखा है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इसमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग जरा देखते हैं। पहले पूछ जो रखा है उसी को मान लेते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है? तो रोहन की माँ का कितना होगा? 26 वर्ष। अच्छा, कितना होगा बोलो? x प्लस 26 वर्ष बड़ी है ना, तो जाहिर सी बात है उसमें जुड़ जाएगा जितना भी रहेगा। तो ठीक, अब जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद वर्तमान, मतलब अगर हम आज बोल रहे हैं कि आज जितनी आई है उससे 3 साल बाद जो दोनों का एज होगा, उनका जो गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति इस समय 15 साल का है, तुम लोगों का एज 15 साल का होगा, तो 3 साल बाद तुम्हारी एज कितनी होगी? 18। ठीक है, तो अगर रोहन की आयु आज x वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी होगी? 3 वर्ष। 3x प्लस 3 ना, 3x का मतलब 3 गुना थोड़ी बढ़ जाओगे 3 साल में, खाली 3 साल में बढ़ेगा। तो x प्लस 3,
और रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी? X plus 26 का क्या? x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29। क्लियर एकदम? तो ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए 3 वर्ष पश्चात। ये देखो एक बात क्लियर समझा दे रहे हैं, यहाँ जो आयु वाला क्वेश्चन है ना इसी तरह से आएगा, और सोचना आपको इसी तरह जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ। इसमें कम से कम हर चैप्टर में हिंदी वाले में आयु वाले क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे, क्रमागत पूर्णांकों वाला आ ही जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे अगर सेंस अच्छे से नहीं पकड़ा रहा है तो फिर आप हमसे वही क्वेश्चन पूछेंगे उधर जाके। नहीं, आप किसी भी हिंदी वाले क्वेश्चन को कैसे मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, शब्दों को तोड़ तोड़ के जब समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हम जैसे ये तोड़ के समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? आप लोगों को भी यही करना है, इसमें कोई रूल नियम नहीं है, ये आराम से इसको पढ़ना है, पढ़ के समझना है क्या क्या दे रखा है, लिखते जाएंगे और लास्ट में क्या पूछेगा उसको हम लेके हल करेंगे। चीजें समझ में? तो देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी बच्चे? x प्लस 3 वर्ष। सही है? रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 पहले से था, प्लस 3 कर दीजिए तो ये कितना हो गया? x प्लस 29। क्लियर एकदम? अब क्या बोला है? हाँ भाई, जो प्रश्न बोला है उसी के अनुसार हम करेंगे। कह रहा है उनके आयुओं का गुणनफल, बोला है ना, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 साल बाद उनके आयुओं का गुणनफल कितना हो जा रहा है? 360। तो उनके आयुओं का गुणनफल कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना? x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर 360। क्लियर एकदम? चलिए गुणा करिए तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 360। ठीक है, गुणा करिए x इंटू एक्स स्क्वायर 29 x प्लस 3 x प्लस 29 का करो गुणा 3। ठीक है, हो गया? तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32 एक्स प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। घटाओ उसको। एक्स स्क्वायर प्लस 32 अरे 360 में से 87 घटाओ ना। वाह, माइनस में कि प्लस में? माइनस में। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? क्लियर? समझ में आया? बता लीजिए। ये देखो यहाँ तक तो हमने इसको लाके छोड़ रहे हैं, अगले चैप्टर में इसको हल भी करना पड़ेगा, पर सवाल हिंदी में आयु वाले ऐसे ही दिए रहे हैं। हम तैयार एक देखे खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है, ध्यान से एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वही दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में ही दिया हुआ है, हम भी उसी रूप में निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हमने
ये चाल मान लिया है और कह रहा रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो समान चाल वही कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा और चली गई कुल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। चली गई कुल दूरी बच्चा कितनी है 480 किलोमीटर। तो हमें निकालना है कि 480 किलोमीटर चलने में कुल कितना समय लगा। दूरी तय करने में लगा फार्मूला बताओ कितने में बताएंगे। हाँ 4 बटा में देखो कंफ्यूज ना हो। 4 बराबर पता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। तो हमें समय पूछ रहा है तो ये हो जाएगा इधर और 4 हो जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा 4। तो ये तुम्हें अगर ये वाला फार्मूला भी याद है तो तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो कुल दूरी 480 बटा में 4 एक समान 4 ही बोलो कोई दिक्कत नहीं। 480 बटे में x घंटा। क्लियर एकदम। यानी उतनी दूरी तय करने में हमारे को इतना समय लगता है। ठीक है अब ध्यान से सुनो। कह रहा है यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर इसकी चाल कम होती, हाँ अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब इतनी ही दूरी तय करने में उसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो लिखिए जरा यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल कितनी होती बताइए तो चलो। तो चाल बराबर क्या होता x माइनस 8। भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो जाती तो पहले कितना था x था, तो अब कितना बचा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पहले कितना लग रहा था 480 बटा x। अब कितना लगेगा 3 घंटा बेसी लगेगा। तो इसका मतलब है कि 480 बटा में x प्लस 3। सही है। और दूरी कितना चलना है जितना ही जितना चल रहा है दूरी हमारा वही है जो ऊपर दिया हुआ है। तो वी नो दैट 4 बराबर दूरी बटा में समय। ठीक है बनाते हैं फिर इस पर सवाल। तो चाल कितना ले रखा है दूरी कितना है 480 समय कितना है 480 बटा में समय 480 बटे x प्लस 3। ठीक है मल्टीप्लाई करिए इधर तो ये हो गया x माइनस 8 इंटू। अब इसका ना एक काम करो लसा ले लो पहले। ये x हो जाएगा ये हो जाएगा 480 प्लस 3x इक्वल टू 480। क्लियर एकदम। अच्छा ये उधर दिख रहा है इधर दिख रहा है दिख रहा है ठीक है समझ गए। तो ये देखो ये इसमें पूरा में बटे में है तो इसका मतलब इसके साथ भी इंटू है तो इसको हम कर देते हैं इधर गुणा। ठीक है तो हमारे पास बचा x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x। ठीक है और ये हो जाएगा 480 इंटू x। ठीक है अब इसका गुणा करो तो x इंटू 480 प्लस 3x माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल टू 480 इंटू x।
ठीक है, तो x का गुणा करो इसमें, तो हो जाएगा 480 प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 8 का गुणा कर लो, 0 8 साइड 64 के 4 हाथ में लगा 8 चौके 38 ठीक है, 24 बराबर 480 तो 480 से 480 खत्म हो गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 इक्वल टू 0। तो वैसे हमारा हो गया काम खत्म। वैसे 3 से भागा भी दोगे तो जहां तक उम्मीद है 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, टोटली कट जाएगा, कारण ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण जैसा है कि नहीं है? ये भी द्विघात समीकरण है, और यही जांचने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप को निरूपित करें। एग्जैक्टली है, देखा जाता है